महागठबंधन ने भी वोटर अधिकार यात्रा निकालकर लोगों से उन्होंने कहा कि आपके हक को छीना जा रहा है, वोट चोरी किया जा रहा है, तो आप भी उसी तरीके से यात्रा निकालें? हाँ, उन्होंने पहल किया, लेकिन वो मेन रोड से गुजरे और काफिले में गुजरे। सिक्योरिटी वाला ऐसा कि विधायक का कैंडिडेट, विधायक पूर्व विधायक तक तो पहुंच ही नहीं पा रहा था। हाथ मिलाने के लिए तो मारा मारी हो, या कितना विधायक लोगों को देखा है लात खाते हुए सिक्योरिटी वाले लोगों से। तो ये काफिला तो बड़े लोगों का था। हम लोग साइकिल से गांव-गांव जाने वाले हैं। अच्छा, साइकिल से गांव-गांव जाएंगे और लोगों के दर्द को भी महसूस करेंगे। वोटर के अधिकार के लिए तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, साथ ही साथ हम लोग वहाँ के चुनावी मुद्दे क्या होने चाहिए, हर गली का, ऊपरी नहीं, विधानसभा लेवल पे, प्रखंड लेवल पे भी नहीं, गांव और गली लेवल पे आपके वार्ड की क्या समस्या है, कौन से नाले की समस्या है, किस कब्रिस्तान की समस्या है, किस मंदिर की समस्या है, नल जल की समस्या है। तो ये सारी चीज़ों की समस्या को हम लोग देखेंगे। मैनिफेस्टो तैयार करेंगे, चुनाव से पहले लोगों के हाथ में किताब सुपुर्द करेंगे जिसमें लिखा होगा कि विधायक के रूप में राणा रंजीत सिंह ये काम को करेगा, और लास्ट में बोल्ड में लिखा होगा कि इसमें से अगर एक काम भी छूट जाएगा या अगर दिखेगा कि मैंने प्रयास नहीं किया तो मैं अगले चुनाव में आपके बीच नहीं आऊँगा। तो ये ढाका का मिजाज बदलाव का है। निश्चित रूप से दोनों विधायकों को देखा है और विपक्ष यहाँ शून्य पे था, दोनों लोगों का सेटिंग था। ये बनेंगे तो हम चुप रहेंगे, वो बनेंगे तो हम चुप रहेंगे। तो हम लोगों ने आकर के जो है उजागर किया है, तब अब जाकर के विपक्ष कुछ बोलना शुरू किया है। तो विपक्ष बड़ी जिम्मेदारी का पद है, उसको भी निभाना चाहिए। और ढाका में विपक्ष बिल्कुल ज़ीरो था, यहाँ तक कि जो विधायक जी उन्होंने भी कहा कि हमारा विपक्ष गोबर है। तो अब कहीं ना कहीं बोलना शुरू किया, एहसास मैंने कराया, तो विपक्ष की भूमिका का एहसास करा दिया। ढाका की जनता ने अगर विधायक बनने का मौका दिया तो विधायक क्या कर सकता है वो भी हम ढाका को दिखा करके और एक उदाहरण पूरे देश को स्थापित करेंगे। अच्छा, पिछली बार 2020 के चुनाव में आपकी पार्टी 19 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और इस बार आप लोग बहुत कोशिश भी की है कि महागठबंधन में शामिल हो जाएं। पहले अभी आरजेडी दफ्तर मैसेज लेकर गए थे, उस पर भी हम आपको से बात कर लिए हैं। लेकिन इस बार जब वोटर अधिकार यात्रा में देखा गया कि आपके पार्टी के कई कार्यकर्ता हाथ में झंडा लेकर और तेजस्वी यादव के सामने हो, राहुल गांधी के सामने जाकर बोल भी रहे थे कि हमको गठबंधन में शामिल कर लीजिए, तो इसका क्या असर दिखा है इस बार? देखिए, अंधों को दिखाने की प्रयास था। जो एक अहंकार का चश्मा लगा हुआ है ना, वो उसको उतारने का हम लोगों को था कि उतार करके आप देखिए, सच्चाई को महसूस करिए। आपको लगता है कि MIM केवल सोशल मीडिया पे है, फेसबुक पे है, हर जगह पे जो है आपकी स्थिति ख़राब हो जाती है। लेकिन हम लोगों ने बच्चों को डांट करके भी कहा कि कभी भी अनुशासन को नहीं तोड़ना है, किसी की रैली है उसके रैली को डिस्टर्ब नहीं करना है। अपनी बात को रखने का लोकतंत्र में सबको अधिकार है, लेकिन किसी के भी इसको परेशान नहीं करना है, डिस्टर्ब नहीं करना है, नहीं तो उनको तो घेर लिया जाता, रोक लिया जाता। तो आप भाजपा के कार्यकर्ता जो काला झंडा दिखा रहे हैं उनको बुला करके आपने बात कर लिया, लेकिन हमारे MIM वाले लोग अगर हरा झंडा लेकर के खड़े हैं तो आपको परहेज है। आपको लगता है कि वो सारे हरा झंडा वाले लोग, चाहने वाले लोग आपके गुलाम हैं, आप उनको तवज्जो नहीं देते, इंसान तक नहीं समझते हैं। आज उनके जीप पे कौन मुसलमान का बेटा खड़ा था या कौन मुसलमान का नेता जीप पे दिखा? अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब जैसे सीनियर नेता कहाँ नज़र आए, या कोई और नेता, मुस्लिम नेता कहाँ नज़र आया? तो ये साफ दिख रहा है कि आप उनसे गुलामी कराना चाहते हैं। AIMIM अगर जगाने का प्रयास कर रही है तो आप चिंतित हैं, परेशान हैं और हमको दरकिनार कर रहे हैं कि भाई अगर मुसलमान समाज जाग जाएगा, अपने हक अधिकार की बात बोलने लगेगा तो हमारा क्या होगा? जिसके बल पे हमारा रोजी रोटी चल रहा है, MY समीकरण, वाई तो हिंदू हो जाता है ना। अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब का देख लीजिए ना, उनके खिलाफ जब भाजपा में यादव कैंडिडेट आ गया तो पूरा यादव चला गया, भाजपा को वोट दे दिया और यहाँ केवल मुसलमान भर केवल रह गए। तो ये सच्चाई है और कई सीटों पे होता है। MY ऐसा बिल्कुल नहीं है, केवल मुसलमान ईमानदारी से RJD को जो है ढो रहा है अपने कंधों पे। अरे आपने आडवाणी जी के रथ को रोका था, मानते हैं, उसके बदले में आपको मुख्यमंत्री बनाया, आपकी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया, आपके बेटे को उप मुख्यमंत्री बनाया, इतना तो दे दिया है। कब तक उसी का एहसान लीजिएगा? और तो कुछ नया आपने किया नहीं है। आप मंत्री बनाते हैं, हमारे ही जिला के बने डॉक्टर शमीम साहब, कौन सा विभाग दिया? लॉ मिनिस्टर, शून्य जिसका विभाग का बजट। इजराइल मंसूरी साहब क्या दिया? तो IT मिनिस्टर। बिहार में IT की क्या स्थिति है? देते ना पथ निर्माण, ताकि मुस्लिम समाज का भी काम होता, मुस्लिम गलियाँ बनती। देते हेल्थ मिनिस्टर। आज सबसे शिक्षा का अभाव है मुस्लिम समाज, दलित समाज में, इसलिए वो परेशान रहते हैं। ये आप नहीं करिएगा, आप केवल उनको लॉलीपॉप दे करके उनको केवल उनसे काम कराइएगा, दरी बिछाइएगा, गुलामी करिएगा। एक हिंदू होकर के मैं इस बात को समझ रहा हूँ और जगह जगह जाता हूँ तो यही कहता हूँ कि हिंदू का बेटा आ करके आज़ान कर रहा है आपको, अब नहीं जागिएगा तो कब जागिएगा? तो कहीं ना कहीं हम लोग ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री लंबे समय से
ओबीसी समाज के बने हैं हमारे बिहार में, सबको मौका मिलना चाहिए। ओबीसी से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार सबसे वंचित समाज जो है, दलित समाज, मुस्लिम समाज, उसका मुख्यमंत्री बनना चाहिए। हम स्वर्ण समाज के लोग को मुख्यमंत्री बनने का शौक नहीं है। एक विधायक ने कहा ना, मीनापुर के विधायक ने, कि अब सिंह का, मिश्रा का, शर्मा का ज़माना गया। तो ऐसा है कि हम लोग गरीबों को अगर आरक्षण दिलाने का काम किया तो वीपी सिंह जो एक राजपूत थे उन्होंने किया है। अंबेडकर जी को मानते हुए, उनको सम्मान करते हुए मंडल कमीशन को लागू कराने वाला एक राजपूत का बेटा था। तो कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि अगला बिहार का मुख्यमंत्री कोई मुसलमान का बेटा बने, कोई दलित का बेटा बने। यही रामविलास पासवान जी ने कहा था लालू जी को। अगर लालू जी मान गए होते, मुसलमान के बेटा को अगर मुख्यमंत्री बना दिए होते, तो एनडीए की सरकार बिहार में कभी आती ही नहीं। उसी समय उन्होंने नहीं माना, इसका फलस्वरूप हुआ कि पहली बार बिहार में एनडीए की सरकार बनी। तो कहीं ना कहीं आप इंसान मानिए, मुस्लिम बिरादरी को भी, आप वोट बैंक केवल मानते हैं, ये गलत है। अच्छा, तो 2025 में महागठबंधन अपने नेता तो घोषित कर रहे हैं कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, और आप कह रहे हैं कि आपको इसीलिए तो गठबंधन में शायद जगह नहीं दिया गया होगा कि आप लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी से जब ये सवाल किया गया कि मुख्यमंत्री कौन होगा महागठबंधन का, तो कहाँ उन्होंने बोला तेजस्वी जी का नाम। लेकिन तेजस्वी यादव तो मंच से कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री हम लोग राहुल गांधी को बनाना चाहते हैं। तो अच्छी बात है, बढ़िया बात है। हम लोग तो कह दें कि भाई हमको अब सरकार MIM का लाइए तो हम बिहार में समुंदर ला देंगे और यहाँ पे जहाज़ शुरू कर देंगे। ये संभव है क्या? जो बातें संभव वही ना होगा। चुनावी समय नज़दीक आ गया तो एक से एक ऑफ़र दे रहे हैं, ये फ्री वो फ्री, ये इसको पैसा उसको पैसा, मात्र 1 महीना मिलेगा वो सारा पैसा। चुनाव खत्म हो जाएगा, SIR की तरह फिर से कागज़ मांगना शुरू कर दिया जाएगा आपसे, और जितने आपको ऑफ़र मिल रहे हैं कि जीविका समूह वालों को 10,000 दिया जाएगा, ये डीलर को ये दिया जाएगा, इसको ये दिया जाएगा, सब केवल चुनावी जुमला है। चुनाव खत्म, कागज़ पत्तर मांगा जाएगा, फिर आपको उलझा दिया जाएगा। जो महाराष्ट्र में हुआ, कई स्टेट्स में हुआ, इलेक्शन से पहले आपको पूरा माई बहन सम्मान योजना आएगा, ये आएगा वो आएगा, और उसके बाद कागज़ के नाम पे उनको प्रताड़ित करते रहिएगा, सारा ऑफ़र ख़त्म, चुनाव तक वैलिड है केवल। अच्छा, तो क्या लग रहा है आपको इस बार जो चुनाव है, अब तो एक बात लगभग तय हो गया कि आपकी पार्टी महागठबंधन में उसको जगह शायद नहीं मिल रही है, तो आगे आप लोग का क्या होगा? पिछली बार 19 सीट पर लड़े थे, इस बार कितना सीट पर लड़ेंगे, और क्या आप लोग का मैनिफेस्टो है, क्या प्लान है 2025 को जीतने की, कैसी तैयारी है? देखिए, जो गलत फहमी में है कि हम गिड़गिड़ा रहे हैं, हम गिर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम जनता की अदालत में जा रहे हैं। जनता ही मालिक है, जनता वोट देती है, वही तय करती है, वही कुर्सी पर बिठाती है। तो जनता देख रही है कि भाई आप बी टीम बोल रहे हैं। मुकेश सहनी जी जो मंत्री थे एनडीए की सरकार में, वो बी टीम के नहीं है। पशुपति पारस जी जो केंद्रीय मंत्री थे एनडीए की सरकार में, वो बी टीम के नहीं है। हम लोग जो शुरू से लड़ते आ रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ, तो हम बी टीम वाले लोग। कौन सा थर्मामीटर है भाई, कहाँ मिलता है थर्मामीटर? ज़रा हमको भी दीजिए ना, ज़रा लगा के चेक करेंगे कौन ए टीम है, बी टीम है। तो कहीं ना कहीं ये सब दिख गया है, स्पष्ट हो गया है। और राहुल गांधी जी के राष्ट्रीय नेता हैं, हम लोगों को लगा कि शायद उनको बताएंगे तो उनको सद्बुद्धि आएगी, उनको समझ आएगी। तो ये हम लोगों ने प्रयास किया, लेकिन मेन मकसद था जनता को दिखाना। और जो इल्ज़ाम लगाते थे कि MIM केवल फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे है, तो पता लग गया उन महागठबंधन के लोगों को कि MIM की ताकत क्या है। दूसरे के रैली में जाने की हिम्मत किसी की है, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं में ताकत भी है, जज्बा भी है, बड़ी शांति अनुशासन भी दिखाई देते थे, अनुशासन भी है। बिल्कुल, हम लोग रोड के साइड में हम देखे कि खड़े होकर सब जगह पर लोग, ये पार्टी का कोई निर्णय नहीं था। कई चाहने वाले दीवाने लोग हैं, उनकी इच्छा थी, लेकिन हम लोगों ने स्ट्रिक्ट उनको निर्देश दिया था कि डिसिप्लिन वे में किसी के भी रैली को, किसी के भी कार्यक्रम को ख़राब नहीं करना है। और हम लोग उस कार्यक्रम के पक्ष में ही थे। वोटर अधिकार यात्रा जो उन्होंने निकाला था, वोटरों के जाति उनके ऊपर हो रहा है, लोकतंत्र के अधिकार को ख़त्म करने का प्रयास कर रही है एनडीए की सरकार, तो हमारा समर्थन था। तो हमारे जो कार्यकर्ता थे, दीवाने थे, उन्होंने अपनी बात को रखा, जनता की अदालत में रखा है। हम कोई गिड़गिड़ा नहीं रहे हैं, हम अपने बूते जानते हैं हमारी क्षमता क्या है। हम लोग 19 लड़ करके 5 जीत करके आते हैं, 50 लड़ेंगे, 24 जीत करके आएंगे, और अगली सरकार MIM ही तय करेगी। अच्छा, तो दिक्कत क्या है? आपके पार्टी के ही बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल ईमान साहब, वो भी कहें कि मुस्लिम का केवल वोट चाहिए राजद को, लेकिन मुस्लिम नेतृत्व नहीं। बिल्कुल सही बात है। और विकास बिहार की चिंता होती, बिहार के विकास की चिंता होती, तो वो MY समीकरण को तवज्जुह नहीं देते, बिहार के लोगों की चिंता को तवज्जुह देते। लेकिन उनको लगता है कि भाई अगर मुस्लिम पार्टी खड़ी हो जाएगी तो आने वाले समय में बचा कुचा तो केवल मुसलमान वोट ही हम लोग के साथ है, तो ये उधर शिफ्ट हो जाएगा। आज अगर ये 5 सीट मांग रहे हैं, कल को 25 मांगेंगे, 50 मांगेंगे, तो आने वाले समय में हमारे MY का क्या होगा? लेकिन मैं आपके माध्यम से समझाना चाहता हूँ कि भाई अच्छा काम अगर आप करिएगा तो जाति से ऊपर भी उठ सकते हैं। नीतीश कुमार जी ने अपने पहले कार्यकाल में अच्छा काम किया था,
तो आज देखिए उनकी जाति की संख्या बहुत कम है, लेकिन उन्होंने महिलाओं का एक नया वोट बैंक तैयार कर लिया और कुछ शिक्षित लोगों का, यहाँ तक कि मुसलमान समाज में बढ़ चढ़ करके नीतीश कुमार को वोट दिया करता था। तो अगर आप कुर्सी पर जाते हैं और अच्छा काम करते हैं तो कई नए वोट बैंक को आप तैयार कर सकते हैं। ये MY की चिंता करते रहते हैं, इनको लगता है मुस्लिम पार्टी खड़ी हो जाएगी तो हमारा क्या होगा। तो ये चिंता का विषय, बिहार का विकास चिंता का विषय नहीं है। ये कहीं ना कहीं राजद को यह लगता है कि मुस्लिम को अगर महागठबंधन में AIM को शामिल कर लेते हैं तो जो उनका MI समीकरण है उसमें से M टूट जाएगा, तो 2025 तक तो ठीक है, लेकिन आगे उनके अपने पार्टी को लेकर चिंता है। लेकिन आप लोग क्या सोच रहे हैं कि 2025 में पिछली बार 19 सीट पर लड़े थे, मान लीजिए इस बार ज़्यादा सीटों पर आप लड़ेंगे तो फिर पिछले बार भी तो आपके विधायक देखा गया कि राजद में चले गए, तो इस बार क्या गारंटी है? RJD के 2 विधायक अभी शामिल हुए ना प्रधानमंत्री में। किस पार्टी के विधायक नहीं टूटते हैं? अविश्वास के समय भाजपा के विधायक नहीं चले गए थे, फरार हो गए थे, तो प्रशासन के ताकत पे, कनपट्टी पे बंदूक रख करके विधायकों को लाया गया था। तो ये हर पार्टी में होता है। ये स्तर जो है राजनीति का लगातार गिर रहा है। मुख्यमंत्री जी हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी ने ऐसा स्तर को गिरा दिया है, पलटू राम के नाम से उनको जाना जाता है, इतिहास उनको उसी नाम से जानेगी, उनको एक अच्छे नाम से नहीं जानेगी। तो कहीं ना कहीं पतन तो हो रहा है निश्चित रूप से, लेकिन हम लोग उस विचारधारा के लोग नहीं हैं। 2-3 उदाहरण, जैसे अख्तरुल ईमान साहब ने उदाहरण को स्थापित किया कि भाई करोड़ों रुपए का ऑफ़र मिला, मंत्रालय का ऑफ़र मिला, लेकिन उन्होंने अपने ईमान को सबसे ऊपर रखा और हम लोग उन्हीं की सरपरस्ती में, हम लोग उनको अपना शिक्षक भी मानते हैं, अपना गुरु भी मानते हैं, राजनीतिक गुरु भी मानते हैं। तो हम लोग उनको सीख रहे हैं और वैसी विचारधारा को, जो एक गलत विचारधारा आ गई है पलटू राम और पलटने की, उसको ठीक करेंगे, साफ़ करेंगे। राणा रंजीत सिंह अगर दूसरी पार्टी में चले जाते लोकसभा का चुनाव हारने के बाद, तो जो आज पहचान बनी है, जो कद बना, वो नहीं बनता, वो हर कोई करता है। इसलिए हम लोगों ने अपनी ईमानदारी को सबसे ऊपर रखा, हारने के बाद भी बड़ी ईमानदारी से, शिद्दत से काम करते रहे इस पार्टी में। इसी का फलस्वरूप था कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आकर के स्वयं पूरे बिहार में सबसे पहला उम्मीदवार के रूप में मुझे घोषित किया। तो एक विश्वास है मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष का मुझ पे, मेरे प्रदेश अध्यक्ष का मुझ पे और मुझे मेरी पार्टी पे, कि भाई अगर पार्टी मुझे इतना सम्मान दे रही है, हिंदू होकर के, और राजपूत समाज जिस समाज से मैं आता हूँ, कहीं ना कहीं हम आज हाशिए पे चले गए हैं। इतने MP हैं लेकिन एक भी मंत्री हमारी जाति के नहीं बनाए गए हैं केंद्र में, और जो बिहार में भी बनाए गए तो लॉलीपॉप विभाग मिलता है। तो हम आज की डेट में चाहें गठबंधन करना या एक समाज को लेकर के चलना, तो हर जाति की अपनी पार्टी बन गई है। तो बचता है केवल मुस्लिम समाज, दलित समाज। तो हम लोग एक नया समीकरण तैयार कर रहे हैं जिसमें हम लोग फॉरवर्ड समाज को लेकर के, दलित समाज को लेकर के, मुस्लिम समाज को लेकर के, हर वंचित समाज, गरीब समाज को लेकर के चलेंगे। और अगला मुख्यमंत्री बिहार का किसी दलित के बेटा को, किसी मुसलमान के बेटा को बनाएंगे। हम तो कुर्बानी देने के लिए जाने जाते हैं, हम कुर्बानी देंगे तो सही व्यक्ति के लिए देंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल लेंगे। राजद के एक बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा भी था कि मदद ही करना है तो इस तरह से भी होता है कि चुनाव ना लड़कर हमको सपोर्ट करें। हम लोग कहाँ जाते हैं? हैदराबाद में चुनाव लड़ने। ऐसा है कि आपकी अगर औकात है हैदराबाद में लड़ने की तो लड़िए ना। आपके पिताजी ने बिहार झारखंड में पार्टी को बड़ा किया, तो ये आपका फ़र्ज़ था कि आप बम्बई में जाते। आज महाराष्ट्र में बिहारियों को गाली दिया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, मराठी बोलो मजबूर किया जा रहा। मैं खुद उसका ये हूँ, मैंने खुद झेला है उसको। मेरे पास एक गाड़ी हुआ करती थी जिसका नंबर BR था। तो अगर आप बिहार की पार्टी हैं और बिहार की आबादी हर जगह इतनी बड़ी है, इतनी अच्छी है, तो क्यों नहीं आप पार्टी बना करके चुनाव लड़ते हैं? अगर चुनाव लड़ते तो अच्छी बात होती है ना। आप हथियार डाल करके अपने आप को बड़ा ताकतवर बता रहे हैं क्या? अरे भाई, AIMIM बने कई स्टेट्स में है, आप तो मात्र 2 स्टेट में सीमित हैं। हमारा विधायक महाराष्ट्र में भी है, हमारा विधायक कई अन्य राज्यों में भी है। बिहार में 5-5 विधायक हमारे जीत करके आए। और लोकतंत्र अधिकार देता है ना। हम कह दें आपको कि भाई आपका घर तो गोपालगंज में है, आप काहे के लिए लड़ते हैं वैशाली जिला से? आपके पिताजी काहे लड़ते हैं छपरा जिला से? तो कहीं ना कहीं मोदी जी काहे लड़ते हैं बनारस से, गुजरात से काहे नहीं लड़ते हैं? तो ये फिजूल की बातें हैं। लोकतंत्र ने अधिकार दिया है, और यहाँ अगर आपने अच्छा काम किया होता तो बैरिस्टर साहब की पार्टी को जगह ही नहीं मिलता। आप लोगों ने इस्तेमाल किया, इसीलिए तो आज मुसलमान बिरादरी, गरीब बिरादरी जो भी है, वो सब हमारे साथ खड़ा हो रहा है। तो आपकी कमियों की वजह से ना हम खड़े हुए हैं। अगर आप अच्छे होते तो शायद हम खड़े ही नहीं होते। अच्छा, नहीं लग रहा आपको कि कहीं ना कहीं AIM को शामिल करने से ही लोग डर रहा है महागठबंधन में? तो हमने देखा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब तक वो लोग नहीं दिया जब सवाल पूछा गया कि क्यों नहीं शामिल कर। बिल्कुल, सुप्रिया श्रीने जी जो है एक बड़ी नेता हैं, बड़ी बेबाकी से बोलती हैं। उनको भी हमारे पत्रकार जमा खान साहब ने जो है उनको पूछा तो उनके पास जवाब नहीं था। गोल गोल घुमा रहा क्योंकि कैसे करिएगा आप? B टीम का तमका लगा देते हैं। आप मुकेश सहनी जी जो मंत्री थे उनको आप ले लेते हैं
कि उनको अपनी गलती का एहसास हो गया। पशुपति पारस जी से बात चल रही है, मांझी जी आ जाए तो आज तुरंत शामिल कर लीजिएगा। हम लोग शुरू से लड़ रहे हैं तो हम बी टीम वाले लोग हो गए। कौन सा थर्मामीटर है भाई, हमको भी दीजिएगा। बी टीम का ए टीम का कैसे नापा जाता है। तेजस्वी यादव जी पूर्णिया में जाके कहते हैं कि या तो एनडीए को वोट दीजिए या इंडिया को वोट दीजिए, तीसरा चौथा को मत दीजिए। तो साफ दिखाता है डर इनका। जनसुराज भी आ गई है, वो भी अच्छा काम कर रही है। AIMIM भी मजबूती से लड़ रही है और जितना विकल्प खुलेगा बिहार के जनता के हित में होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप राणा रंजीत जी को सुन रहे थे। AIM के बड़े नेता हैं और लगातार धरातल से लेकर सोशल मीडिया सब जगह एक्टिव रहते हैं। ढाका विधानसभा से इस बार इनकी दावेदारी भी है। आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।